हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBEST शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट मॉक पेपर, नेक्स्ट मॉक ड्रिल डिस्कस करने के लिए। आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पेपर ऑन डिस्कशन मोड। लेट्स स्टार्ट। ओके, इस पेपर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आपके साथ मैंने मॉक पेपर 1 जो है वो डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था सिनेरियो कि उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका कॉम्प्रिहेंशन था, देन वी आर हैविंग सम ग्रामेटिकल एक्सरसाइज। इस वाले पेपर में पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज है। लेट्स हैव अ लुक इसमें जो है पैटर्न क्या उन्होंने शेयर किया है। इसमें पैटर्न में आपका जो पेपर पार्ट जो है, पेपर का पार्ट सी जो इंग्लिश का रहता है, उसमें क्या है कि इसमें अब हमारे पास स्टार्टअप में कॉम्प्रिहेंशन आरसी नहीं दिया गया है। ओके, इसमें इन्होंने अब हमारे पास पहले वोकैबुलरी दे दी है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में वोकैबुलरी दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पेपर को हैंडल करेंगे। इसमें वोकैबुलरी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। एक अलग से पैटर्न फॉलो किया गया है। एग्जामिनर ने इस बार इस सेट में आरसी को लास्ट में रखा है और आपकी जो अदर प्रैक्टिकल या ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है वो उसने पहले आपको प्रोवाइड की है। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट वन आपके वोकैबुलरी बेस्ड रहेगा। लेट मी टेल यू द थिंग इज कि अगर आप अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के साथ आप अपनी वोकैबुलरी की भी जो है तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज एग्जामिनर जो है इस बार आपको ग्रामर के साथ वोकैबुलरी प्लस ग्रामर वोकैबुलरी भी जो है वो बहुत अच्छे से पूछ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। Let's have a look to the first statement. I've already told you earlier also, जब हमने mock paper 1 जो है वो डिस्कस किया था, please read the question carefully. That is more required and very much needed, right? Pick out the most effective pair of words from the given pair of words to make the sentence meaningfully complete. Means अब आप लोगों को स्टेटमेंट एक दी जाएगी जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आप लोगों को 2 यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं और आपको 2 पेयर वर्ड्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। 2 पेयर वर्ड्स का मतलब है कि आपको 2 ऐसे वर्ड्स हैं प्रोवाइडेड दिए जाते हैं कि एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड आएगा, दूसरे में जो है वो दूसरा सुटेबल वर्ड रहेगा। इस अकॉर्डिंग जो है आपको आपका जो वोकैबुलरी पार्ट है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बट इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, थोड़ा सा हम ट्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं कि सपोज हमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड के बारे में अप्रोप्रिएटली नहीं पता लग रहा है तो हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट का पता लग गया तो ऑब्वियस अगर नेक्स्ट में कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है तो फर्स्ट में उसी का पेयरिंग वर्ड ही आएगा। ये थोड़ा सा एक ट्रिक है कि आप पेपर में यूज करते हैं। होता है कभी कभी इस तरीके से कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं पता लग रहा है तो नेक्स्ट का अगर पता लगता है और वो करेक्टली पता लग रहा है आपको तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड वाले को के साथ आप फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे एक ट्रिक बताई है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या रहेगा। जैसे द टीचर मस्ट dash the unique style of a learner in order to dash it to the desired knowledge। अब यहाँ पर जो बात की गई है, स्टेटमेंट खुद अपने बारे में क्या बताती है बच्चे, एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स कि स्टेटमेंट अपना मीनिंग किस तरीके से कन्वे कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन कैसी दी जा रही है। ऑप्शन बहुत ही नॉर्मल ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस नियर बाय मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही है। एडवोकेट डायरेक्ट, ठीक है, propitiate then develop, ठीक है, अप्रिशिएट या फोकस, अब्सॉर्ब या मेंटेन, डिस्कवर या हार्नेस। अब देखा जाए ये सारे ही आपके द टीचर के रिलेटेड वर्ड्स यूज किए गए हैं। देखो स्टेटमेंट में जो नाउन होता है क्या बताना चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेट मी टेल यू द मीनिंग, ठीक है। जैसे कि एडवोकेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस ऑर्डर है वो ऐसे होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द मोस्ट कन्वीनियंटली द टीचर इज योर सब्जेक्ट, मस्ट इज योर हैबिचुअल वर्ड, तो इसके साथ आपका क्या आ जाना चाहिए, वर्ब जो है वो आना चाहिए, जिसे कि हम लेक्सिकल्स कहते हैं, मेन वर्ब्स है जिन्हें ऑर्डिनरी वर्ब्स कहा जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो जरूर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट वर्ड है, ठीक है, सॉरी जो एडवोकेट वर्ड है दैट इज अ नाउन, वो यहाँ पर नाउन है तो नाउन नहीं आएगा। और जो आपके एडवोकेट का जो मीनिंग है दैट इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना किसी चीज को। और डायरेक्ट का मीनिंग है दैट इज अ पर्सनल या फेस टू फेस इंटरेक्शन करना, वो उसका मीनिंग जो है वो डायरेक्ट होता है। तो कहीं से भी अगर एडवोकेट नहीं आ सकता तो डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये ऑप्शन तो आपके उसमें से नहीं बैठती है, सेट बैठेगी। उसके बाद आपका जो किसी चीज को किस वे में डेवलप करना, ठीक है, फ्लुइड करना, दैट मीन्स टू कीप देम अलाइव रखना, या डेवलप का मीनिंग होता है ग्रो करना या कॉज करना। तो अगेन ये भी मीनिंग
जो है वो नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर के बारे में बात की गई है। तो टीचर को मस्ट, और सबसे बड़ी बात है मस्ट बोला गया है, मीन्स दैट नीड टू बी, वो चीज होनी चाहिए। स्टेटमेंट इस तरीके से हमने मीनिंग कन्वे कर रही है, तो बहुत ही सिंपल वे रहेगा कि द टीचर मस्ट appreciate the unique style of a learner in order to focus it to the desired knowledge। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका appreciate करना, और appreciate I got this कि ये क्या है आपका, ये एक वर्ब है, और फोकस करना बिकॉज डिजायर नॉलेज के आगे जो स्टेटमेंट है वो फोकस वर्ड पे ही ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है, सो दैट विल बी योर फोकस, राइट। तो इस तरीके से रहेगा, जैसे अप्रिशिएट करना दैट इज रिकॉग्नाइज करना, किसी को वैल्यू करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, और फोकस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है या एक्टिविटी पे फोकस डालना। तो यहाँ पर जो है डिजायर्ड नॉलेज के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर रेडली ऑप्शन रहेगा। अब्सॉर्ब और मेंटेन भी दिया गया है बट वो नहीं आएगा। अब्सॉर्ब का मतलब होता है टू टैकल समथिंग, टू कीप समथिंग, राइट, और आपका जो मेंटेन है टू कीप गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट ऑप्शन सुटेबल रहती है तो दूसरी ऑप्शन यहाँ सुटेबल नहीं रह पा रही है, तो इसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपकी ये वाला जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नहीं रहेगा। और डिस्कवर का मतलब होता है किसी को फाइंड करना, किसी को लोकेट करना, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई यूनिक स्टाइल को फाइंड या लोकेट करने की बात नहीं हुई है। साथ में हार्नेस का मतलब होता है किसी को टैकल करना या यूटिलाइज करना, और ओवर हियर जो हार्नेस है वो भी आपका क्या है, नाउन है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपको इस तरीके का जो है पार्ट हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे से वोकैबुलरी की नॉलेज, मीनिंग्स, वर्ड्स की जो मीनिंग्स की नॉलेज है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आप ये रखिए कि अगर आपको किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो आपका उसका मीनिंग फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी हो जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग। Okay, second is not all countries benefit dash from liberalization, full stop. The benefit tends to dash first to the advantaged and to those with the right education to be able to benefit from the opportunities presented। अब इस तरीके की स्टेटमेंट जो है बहुत ही लेंथी स्टेटमेंट है। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, बहुत जो है दो स्टेटमेंट्स में बात की गई है। दो स्टेटमेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर एक स्टेटमेंट शुरू हुई, यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है, आगे जाके एक स्टेटमेंट चल रही है, वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, मींस एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर स्टेटमेंट ओवर कर दी गई है, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इशू की गई है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कहला सकते हैं आप इसको, बिकॉज इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है। अब इसमें क्या रहेगा, नॉट ऑल कंट्रीज बेनिफिट, ठीक है। अब बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, देखो स्टेटमेंट का मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी डू हैव द, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है सारी ऑप्शन नियर बाय ही दे देता है। अब यहां से इक्वली जनरेट, ठीक है, इक्वली का मतलब इक्वल है, जनरेट का मतलब टू जनरेट समथिंग, किसी को जनरेट करवाना। रिचली डाउनग्रेड, रिचली एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, डाउनग्रेड इन्होंने नेगेटिव वर्ड दे दिया, वो भी सुटेबल नहीं रह पा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है सुटेबली और अस्क्राइब। अब अस्क्राइब का मतलब होता है असाइन। अब यहाँ पर सुटेबल तो बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाली फिल इन द ब्लैंक में सुटेबल आ गया, बट यहाँ पर अस्क्राइब नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही नहीं हो रही है। अस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को असाइन करवाना, राइट। नेक्स्ट उन्होंने वर्ड दिया है यूनिफॉर्मली, ठीक है, या प्रोक्युलेट दिया है। प्रोक्युलेट का मतलब होता है फिल्टर करना, ड्रेन करना, ड्रिप करना, सो दैट इज अ बेसिक। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नॉट ऑल कंट्रीज बेनिफिट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द लिबरलाइजेशन, मींस सारी कंट्रीज को प्रॉपर्ली जो इक्वली जो है वो जो बेनिफिट है वो नहीं मिला है। फिर आगे बात की गई है द बेनिफिट्स टेंड्स टू प्रोक्युलेट फर्स्ट टू द, मीन सबसे पहली बात किसको पेनिट्रेट हो रहा है। प्रोक्युलेट का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, कोई मतलब एक फ्लो बताना या ड्रिप बताना या ऊज बताना। प्लीज हैव अ लुक, प्रोक्युलेट का मतलब होता है ड्रेन, या हम इसे ऊज भी बोल सकते हैं, ऊज कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, ड्रिप कर सकते हैं, मींस धीरे धीरे जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। फर्स्ट टू द, किस किस को मिल रहा है धीरे धीरे, बिकॉज यहाँ पर बात की गई है, स्टेटमेंट बता रही है, इसलिए हमने ये वर्ड लिया, टू द एडवांटेज्ड and to those with the right education to be able to benefit from the opportunities presented. So this will be your right option, that is uniformly and percolate. So that is the right word to be chosen over here. आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। एक चीज का ध्यान रखना, आपको इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो 71 से लेके कहां तक है, 75 तक है, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आया है। नेक्स्ट लेट्स लुक टू द 73rd स्टेटमेंट। He has dash sense of words
Therefore the sentence he construct are always dash with rich meaning. Yes, यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टेटमेंट ली गई है और बहुत अच्छे से समझाई भी गई है. बहुत इजी है, यू कैन हैंडल इट बिकॉज हैंडलिंग ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है वोकैबुलरी मीनिंग कि आपको कितने अच्छा सा वोकैबुलरी मीनिंग समझ में आया है. अब ही हैज अ साइंस ऑफ सेंस डैश सॉरी ही हैज डैश सेंस ऑफ वर्ड्स. अब किस तरीके का सेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विश मीन्स अलग अलग, तो अलग अलग सेंस ऑफ वर्ड्स नहीं होता बिकॉज स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव ऑर्डर में जा रही है. इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि व्हेन वी आर नॉट हैविंग दैट चॉइस कि हमने एक वर्ड जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करना है, तो फर्स्ट ग्रांट जो है वो पॉजिटिव ही जाता है बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग वी आर हैविंग डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश. इन दैट वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. एक होती है अफर्मेटिव होती है, एक होती है नेगेटिव. अफर्मेटिव जो है वो आपकी पॉजिटिव होती है, दैट इज अदर वर्ड ऑफ पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, तो ग्रामर या आपका वोकैबुलरी फर्स्ट हैंड में पॉजिटिव ही हैंडल करता है, कभी भी न्यूट्रल पोजीशन ग्रामर हैंडल नहीं करता है स्टेटमेंट वर्जन में देखा जाए. तो इस तरीके से हम भी पहले जो है चूजन पार्ट जो है वो पॉजिटिव रखेंगे. और मोर ओवर यहाँ पर कहीं से भी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव नहीं बता रही है, तो नेगेटिव नहीं बता रही है तो हम इसको पॉजिटिव ऑर्डर में ही डालेंगे. ही हैज डैश सेंस ऑफ वर्ड्स. अब डिस्टिंग्विश वर्ड दिया गया है. डिस्टिंग्विश होता है कि डिफरेंट ब्रांचेस मींस अलग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिफर करना, तो ये पॉइंट जो है वो जहां पर जस्टिफाई नहीं हुआ. टेरिफिक, अगेन टेरिफिक इज द अदर वर्ड ऑफ टेरिफिक इज नॉट गिविंग यू द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज आगे की स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव जो है बहुत अच्छे से जाना चाहती है बिकॉज यहाँ पर रिच मीनिंग के बारे में बात हुई है. एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, स्टेटमेंट में वर्ड्स किस तरीके से यूज किए गए, वेदर दे आर बीइंग बिल्ड अप विद द पॉजिटिव वर्ड्स. यहाँ पर भी ये चीज ध्यान रखी जा सकती है बिकॉज वोकैबुलरी है, ग्रामर नहीं आप यूज कर रहे हो. वॉज एंड इज एंड आर सॉरी यूज नहीं कर रहे हो, वॉज एंड वर्क के बारे में बात नहीं हो रही है, हैज एंड हैव के बारे में बात नहीं हो रही है, प्रॉपर एक वोकैबुलरी पे टारगेट किया जा रहा है. तो यू नीड टू गो फॉर हैविंग द सेंस ऑफ नोइंग द सेंटेंस मीनिंग कंप्लीटली, राइट? ओके, अब मीनिंगफुल एंड फुल. ही हैज मीनिंगफुल सेंस ऑफ वर्ड्स. व्हाट डज इट मीन? मींस ये सेंटेंस तो मीनिंगफुल के साथ तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है, तो वी कैन नॉट टेक विद दैट वन. आउटस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट. ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग ही हैज आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ वर्ड. ठीक है, नहीं जा सकता है बिकॉज अगर आपको वोकैबुलरी की नॉलेज है तो आप एक सुटेबल वर्ड जो है उस स्टेटमेंट में जरूर डालना चाहेंगे. सेंस जो है आउटस्टैंडिंग भी आ सकता है, मीनिंगफुल भी आ सकता है, बट द राइट वर्ड ओवर नीड टू बी टेकन एज अ प्रोफाउंड. राइट, ही हैज प्रोफाउंड सेंस ऑफ वर्ड्स. प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत अच्छी, कंप्लीट, क्लियर नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज. एक्सटेंशन मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज है. प्रोफाउंड मीन्स above the person is having the not accepted type of knowledge, मीन्स इतनी ज्यादा नॉलेज है कि उसको बहुत अच्छे से हर एक चीज के बारे में पता है. तो यहाँ पर प्रोफाउंड वर्ड आएगा. प्रोफाउंड वर्ड सेंस ऑफ वर्ड. Therefore the statement he construct are always pregnant with rich meaning. Yes, the word is pregnant. Please have a look. You need to take the deeper meaning of the pregnant, जिसका meaning होता है heavily filled with complete thoughts. वैसे ही you know the pregnant meaning का जो meaning है वो differ है. The lady who is carrying a baby. ठीक है, बट यहाँ पर जो pregnant word दिया गया है that is the person having a rich knowledge or filled with complete knowledge. तो यहाँ पर rich meaning इस according लिया गया है. So do take the deeper meaning of the statement because noun अगर abstract है तो वो अपना मीनिंग बहुत अच्छे से कन्वे करता है. एंड लेट मी टेल यू, नाउन अपना मीनिंग स्टेटमेंट में खुद डिफाइन करता है. द रीजन इज यहाँ पर जो भी वर्ड यूज किया गया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है तो वो अपना मीनिंग खुद कन्वे करता है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. यस, 74th स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक. he was a dash musician had been awarded the George Medal during the Second World War and dash with the title of Rai Bahadur. Very nice, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है. So let's have a look. इसमें क्या रहेगा? Okay. अब इसमें बहुत अच्छे से स्टेटमेंट दी गई है और वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग या पॉपुलर वर्ड दिया है, अंडर एस्टिमेटेड और डिक्लेयर्ड. ठीक है, इसमें अंडर एस्टिमेटेड वर्ड नहीं लिया जाएगा. द रीजन इज बिकॉज ही वॉज एन म्यूजिशियन दैट हैज बीन अवॉर्डेड. उसको अवार्ड मिला है तो अंडर एस्टिमेट तो करना मीन्स एक वर्ड देना नेगेटिव रहेगा स्टार्टिंग में. इस तरीके की स्टेटमेंट में तो ये नहीं आएगा. अकम्प्लिश्ड, ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन had been awarded. तो इस तरीके से अगर हम ये जो वर्ड है अकम्प्लिश्ड इशू करते हैं बट लास्ट में
जो ऑनर्ड वर्ड है वो चला जा सकता है, बिकॉज वेरी राइटली। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाई बनना रहेगा आपका, जो अकम्प्लिश्ड और ऑनर्ड एक ऑप्शन है, मींस अकम्प्लिश यहाँ पर, ऑनर्ड नेक्स्ट वाले में, ठीक है, या इंप्रेसिव या असाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ऑब्ड्रोट, ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखना। इसका मतलब होता है स्टबन, स्टबन करना, और यहाँ पर प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है दैट इज ऑफिशियली किसी चीज को अनअनाउंस करना, या इस तरीके से प्रोक्लेम अनाउंस कर रहे हो अगर आप किसी चीज को। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड इशू किया गया है अब्रॉड करके, दैट इज स्टबन, अनयील्डिंग। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो लेट मी टेल यू, ये तो आपके ऑप्शन से डिलीट होता है, इसको नहीं आप चूज कर सकते। आउटस्टैंडिंग एंड पॉपुलर कर रहा है, तो उसको तो एक टाइटल दिया गया है ना राय बहादुर का, तो आउटस्टैंडिंग तो माना जा भी सकती है, बट पॉपुलर जो है वो नहीं जा सकता है। सो लेट मी टेल यू, ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अंडर एस्टिमेट और डिक्लेयर्ड भी नहीं रह सकता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, दैट इज अकम्प्लिश्ड या ऑनर्ड, ठीक है, या इंप्रेसिव या असाइंड, ठीक है। अब ऑनर किया जाता है तो टाइटल विद द नहीं बोला जाता, तो यहाँ पर विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर किया गया है, तो उसको असाइन किया गया है। अगर इसको ऑनर किया जाता तो विद द टाइटल नहीं बोला जाता स्टेटमेंट में। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर स्टेटमेंट को आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। देखा जाए दोनों ऑप्शन करेक्टेड फॉर्म में जा सकती हैं, बट राइट ऑप्शन इज इंप्रेसिव। He was an impressive musician, had been awarded the George Medal during the Second World War and assigned with the title of राय बहादुर। ये ऑनर्ड नहीं किया गया, उसको असाइन किया गया, ठीक है, बिकॉज विद बोला है। मैंने आपको विद का मीनिंग पहले वाले में वॉक में बताया था, विद का मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है वो चूजन रहेगा। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेदर इट बी स्वॉलो और नॉट, कमिटमेंट इज द बेडरॉक ऑफ एनी डैश लविंग रिलेशनशिप। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एग्जामिनर ने आपको एक एक फिल इन द ब्लैंक दिया है। लेट मी टेल यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और ऑप्शन में आपको दो, मतलब ऑप्शन दिए और साथ में दो दो वर्ड्स दिए हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, ठीक है, दो दो ऑप्शन दिए हैं। सो वेदर इट बी स्वॉलो और नॉट, कमिटमेंट इज अ बेडरॉक ऑफ एनी। सो बेडरॉक ऑफ एनी यहाँ पर ऑलमोस्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है। बेडरॉक के बारे में बात हुई है, तो बेडरॉक का जो है वो स्टार्टअप जो है किसके साथ जाता है, फाउंडेशन के साथ ही जाता है। मींस बेडरॉक मींस एक आप कुछ बनाना चाहते हो तो उससे पहले उसकी क्या बनानी पड़ती है, आपको फाउंडेशन स्टोन तो रखना ही पड़ता है। ये राइटली यू कैन टेक द मीनिंग फ्रॉम द वर्ड गिवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज का मीनिंग जो है बहुत इजीली ले सकते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स तो दिया ही नहीं गया है। सो ओनली वन फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन बट टू ऑप्शंस आर गिवन। सो लेट इट बी, एग्जामिनर हैज डिसाइडेड दिस पैटर्न, तो वो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कि सर एक फिल इन द ब्लैंक्स आया है मैम दूसरा नहीं आया, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हो भी जाता है, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा पार्ट स्टेटमेंट में इशू कर देता है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा हमारा वोकैबुलरी रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रीअरेंजमेंट। प्लीज हैव अ लुक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी टेल यू, रीअरेंजमेंट डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट। क्वेश्चन पार्ट क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर इन्होंने रीअरेंजमेंट जो है वो डिस्कस किया है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सो 76 क्वेश्चन से लेके 80 तक आपका रहेगा। 76 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस इन द पैराग्राफ। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्थ सेंटेंस। प्लीज हैव अ लुक, इन्होंने स्टार्टिंग में फोर्थ पूछ लिया, ना फर्स्ट पूछा है ना लास्ट पूछा है, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अरेंजमेंट हैंडल कर लोगे, बट प्रॉब्लम है कि अरेंजमेंट में जब आप क्वेश्चंस करोगे वहां पर कुछ गलती ना कर बैठना, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस इन द पैराग्राफ। उसके बाद उन्होंने फिफ्थ पूछा है, फिर थर्ड पूछा है, फिर उन्होंने लास्ट पूछा है, फिर उन्होंने सेकंड पूछा है। सो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी है। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, लेट्स रीड आउट द paragraph so that we can handle it. The A statement says we must explore new method of boosting agricultural development and grow more foods. ठीक है। Number B statement says the scientists should be encouraged to contribute. Number C, food can also be had by import. I think यहाँ पर कुछ error mistake हुई है। Okay, next one statement, the most important factor in any planning for India's development and economic uplift is that of turning a hungry, discontented people into happy, well-fed one. Next है whatever be the ways and the means, India must feed hungry millions. And next one is they should be
should be given due scope for carrying on experiments and research. And the last statement is the problem therefore reduces itself to one on एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. सो बहुत ही सिंपल है, नॉट सो डिफिकल्ट. जनरल कॉन्सेप्ट लिया गया है, इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हंगरनेस को कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो वी कैन हैंडल इन अ वेरी गुड वे. सो नंबर 76 क्वेश्चन देखते हैं. Which one is the following is the fourth statement in the paragraph? तो यहाँ आपकी जो है फोर्थ स्टेटमेंट बोली गई है, उसके बाद इन्होंने सेकंड पूछा है, फिर आपका फर्स्ट पूछा, फर्स्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखिए. अब इन्होंने किसी भी क्वेश्चन पार्ट में, देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये 4 पूछा गया, यहाँ पर 5th पूछा गया, यहाँ पर 3rd पूछा है. लास्ट स्टेटमेंट कितनी आएगी आपकी? दैट इज ओके, सॉरी 4th, 5th, 3rd, सेकंड नहीं सॉरी सेकंड पूछा है, फर्स्ट नहीं पूछा है. सो 1 2 3 4 5, दिस विल बी योर लास्ट स्टेटमेंट. दैट 6th विल बी योर लास्ट स्टेटमेंट. ओके, 6 विल बी योर लास्ट स्टेटमेंट. मींस इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही नहीं पूछी है. नाउ द बेसिक प्रॉब्लम कि बिगनिंग उन्होंने पूछा ही नहीं है. ठीक है, अब बिगनिंग नहीं पूछा है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द बिगनिंग. सो व्हाट विल बी द बिगनिंग? लेट्स गो फॉर दैट कि बिगनिंग जो है वो किस जो है वो अकॉर्डिंग रहेगी. Yes, beginning will be your will be the part of C. Yes, आपका जो C पार्ट है, let me tell you, ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका फर्स्ट कहलाएगा. इसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो कहलाएगी दैट इज योर E स्टेटमेंट. E जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या कहलाएगी? सेकंड स्टेटमेंट. दिस विल बी योर सेकंड स्टेटमेंट. मींस फूड कैन also be had by the import. Okay. Yes, and whatever be the ways and the means, India must feed hungry millions. So this will be your second statement, and your third statement will be your G. That is, yes, this one will be your third statement. The problem therefore reduces itself to one on agriculture development, because यहाँ पर agriculture के बारे में बात हो रही है. So this will be your third statement. और इसके बाद आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है, that will be your A statement, जो कि फोर्थ रहेगा. We must explore means agriculture के बारे में. means यहाँ पर देखो बात हो रही है. मैंने आपको रीअरेंजमेंट में एक चीज बताई थी कि प्लीज फॉलो द रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, कहीं पर पहले कॉज दिया होगा तो उसका इफेक्ट जरूर दिया जाएगा. या तो कॉज एंड इफेक्ट आता है, या कॉज इफेक्ट करके आता है, या कॉज देन इफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट. ठीक है, तो ये एक रीअरेंजमेंट का बहुत अच्छा पैटर्न रहेगा फॉलो करने का. आप लोग भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आ गई, और उसके बाद आपका जो फिफ्थ रहेगा दैट विल बी योर वेट. Okay, wait. Your fifth statement is over given as this one. ये आपकी fifth statement given है. और एक सेकेंड, साथ में जो आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर F. लास्ट स्टेटमेंट इज गिवन एज योर F. ये आपकी जो F है वो आपकी सिक्स स्टेटमेंट है. सो आई थिंक यस, आपकी जो डी स्टेटमेंट है बच्चे वो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी. सॉरी फॉर द फर्स्ट वन. डी स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट है. तो किस तरीके से ऑर्डर बना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्लानिंग फॉर इंडिया's डेवलपमेंट इकोनॉमिक अपलिफ्ट is that of turning a hungry, discontented people into a happy, well-fed one. So this will be your one statement. Again, this will be your second, then third, then fourth, then fifth, and then sixth. So ये रहा आपका रीअरेंजमेंट. देखो होता है कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे लगा था कि यार ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है तो लेट इट बी अ फर्स्ट वन. That will be a mistake, because ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही मानी जा सकती है. We do have the starting as a complicated also. Complicated statement भी कभी कभी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है. तो इस कंटेक्स्ट में the most important factor of planning, क्योंकि इंडिया के बारे में बात हो रही है ना, so we'll be taking this as a first statement, because एक फर्स्ट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट तो देना ही पड़ता है किसी भी चीज को लेके. तो इस तरीके से आप जो है रीअरेंजमेंट हैंडल कर सकते हैं. एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, प्लीज गो फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट जो अगर आप हैंडल करोगे तो आप बहुत अच्छे से रीअरेंजमेंट को हैंडल कर पाओगे. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये नजर आ रही है कि यहाँ पर ग्रामर को रूल अप्लाई नहीं हो रहा. प्लीज हैव अ लुक, कहीं से भी कोई स्टेटमेंट ग्रामेटिकली हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे. हाँ, इतना जरूर है कि हम रीअरेंजमेंट को हैंडल करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको जरूर स्टडी कर सकते हैं. बिकॉज हर एक स्टेटमेंट जो है किसी भी पैराग्राफ ऑर्डर में अगर दी जाती है तो वो कोई ना कोई पहले कॉज डिस्कस किया जाता है, फिर इफेक्ट आता है. ये नहीं कि पहले इफेक्ट आता है फिर कॉज आता है, नहीं, पहले कोई कॉज होता है, फिर उसका कारण क्या हुआ, फिर उसका असर क्या हुआ, उसके बारे में डिस्कशन जरूर एक पैराग्राफ बताता है. तो इस तरीके से आप ये पैटर्न
फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ का जो पैटर्न फॉलो किया गया है दैट वाज फर्स्ट कॉज देन इफेक्ट, फिर कॉज फिर इफेक्ट, इस तरीके का यहाँ का जो पैटर्न है वो डिस्कस किया गया है। अगर आपको रीअरेंजमेंट के बारे में और जानना है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू दैट वीडियो जो मैंने बनाई थी रीअरेंजमेंट पे, एक बार जरूर देखना, बिकॉज उस पर मैंने आपको बहुत अच्छे से मेथड्स बताए थे कि रीअरेंजमेंट जो है वो आपको किस तरीके से हैंडल करनी है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्लीज हैव अ लुक। प्लस इसमें ध्यान रखना कि प्लीज रीड आउट द क्वेश्चंस केयरफुली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लीज हैव अ लुक। नेक्स्ट इज योर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 to 85। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, आप इसको कॉम्प्रिहेंशन का नाम भी नहीं दे सकते बिकॉज इट इज नॉट योर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स दैट द एग्जामिनर इज डिमांडिंग। एग्जामिनर आपको छोटे छोटे पैराग्राफ दे रहा है, उसका आपको एक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन में बता रहा है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, थॉरो एक रीडिंग करके कितना आप समझ सकते हैं। रीड आउट करते हैं आपके क्वेश्चन पार्ट को। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन अ स्मॉल पैराग्राफ फॉलोड बाय इट्स क्वेश्चन ऑन इट। एक पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइडेड है। रीड ईच पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो एक पैराग्राफ है, उसके आपको ऑप्शन दी गई है, तो उसमें क्या करना है कि आपको पैराग्राफ पढ़ के पता लगेगा कि वो पैराग्राफ किसके बेस पे है और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। सो लेट्स रीड आउट क्या पूछा है। नंबर 1, 81 क्वेश्चन है। The function of business is to increase the wealth of the country and the value and the happiness of life. It does this by supplying the material need of a man and a woman. When the nation's business is successful carried on, it renders public service of the highest value. The paragraph best support the statement that means हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और लास्ट में जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि पैराग्राफ जो है बेस्ट सपोर्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बताता है। मींस इतना पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा। लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस। All business which rendered public service are successful। यहाँ पर किस तरीके से बात की गई है कि ऑल बिजनेस जो एक पब्लिक सर्विस देते हैं वो सक्सेसफुल है। तो हाँ, सक्सेसफुल के बारे में तो बात की गई है, बट व्हेन द नेशंस बिजनेस के बारे में बात की है तो नेशंस बिजनेस में पब्लिक प्राइवेट दोनों आते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन हैप्पीनेस इज एनहांस्ड ओनली बाय इंक्रीज ऑफ मटेरियल वांट्स। यहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन वांट को लिया गया है, जो कहां पर डाला गया है, दैट इज द मटेरियलिस्टिक वांट्स को लेके बात की गई है। तो इट डज दिस बाय सप्लाइंग द मटेरियल नीड ऑफ मैन एंड वुमेन। तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज बारे में बात की है, प्लीज हैव अ लुक। द फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द वैल्यू एंड हैप्पीनेस। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज इंक्रीज ओनली बाय द इंक्रीज ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पर भी वही बात की है कि वैल्यू ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज ऑफ वेल्थ से जाएगा, तो ये भी बात नहीं की गई है स्टेटमेंट में। और इनका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, द मटेरियल नीड ऑफ मैन एंड वुमेन आर सप्लाइड बाय वेल कंडक्टेड बिजनेस। और लास्ट ऑप्शन, बिजनेस इज द ओनली फील्ड ऑफ एक्टिविटी विच इंक्रीजेस हैप्पीनेस। पहली बात, यहाँ पर ये वाली जो बात है ये भी नहीं की गई है, बिजनेस इज द ओनली फील्ड ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बात की गई है, वैल्यू के बारे में बात की गई है, मेन एंड वुमेन की नीड्स के बारे में बात की गई है, मटेरियलिस्टिक नीड के बारे में बात की गई है। तो लेट मी टेल यू, द मटेरियल नीड ऑफ मेन एंड वुमेन आर सप्लाइड बाय वेल कंडक्टेड बिजनेस। यस, यहाँ पर ये रहेगा इसका राइट ऑप्शन। द रीजन इज कि यहाँ पर देखो छोटा सा पैराग्राफ दिया है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि आप कितने अच्छे से एक स्टेटमेंट को समझ के उसका जो आंसर है वो रेडिली दे सकते हैं। देखा जाए तो आपकी जो लास्ट ऑप्शन है वो भी सूटेबल जाती है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बिजनेस के बारे में बात की है, बट आपकी फोर्थ ऑप्शन जो है वो मटेरियल नीड ऑफ मेन एंड वुमेन दैट इज सप्लाइड बाय वेल कंडक्टेड बिजनेस। अब कंडक्टेड बिजनेस जो है वो पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है, इट्स नॉट बीन पब्लिक ओनली। तो यहाँ पर इस तरीके से नंबर 4 स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं क्या है, लेट्स हैव अ लुक। Okay, let's go for this statement. This is very simple. बहुत इजी रहेगा ये पार्ट, बट लेट मी टेल यू, थोड़ा सा इसमें रीडिंग एस्पेक्ट आपको रखने की जरूरत है सो दैट यू कैन हैंडल योर पेपर वेरी वेल, बिकॉज यहाँ पर कभी कभी जनरल कॉन्सेप्ट भी जो है एग्जामिनर कंप्लीटली जनरल कॉन्सेप्ट भी जो है वो पुट अप करता है। ओके, एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप व्हेन द इंडिविजुअल हैज प्रिपेयर्ड टू मेक अ लाइवलीहुड एंड टू लिव इन मॉडर्न सोसाइटी। लिविंग वुड बी मेयर existence where there not appreciation and enjoyment of the riches of the art, literature and science. The paragraph best supports the statement. अब वहां पर बात हो गई support the statement that the true education क्या है, ये पूछा गया है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा।
दैट मीन्स अब यहाँ पर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया। कभी कभी बच्चे ये भी होता है कि पैराग्राफ वो आंसर नहीं बता रहा होता, आप अपना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है रख सकते हैं जो कि स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन या थोड़ा सा साइकोलॉजी का जो पार्ट है, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इज फोकस्ड ऑन द रूटीन प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जैसे सेकंड ऑप्शन, प्रिपेयर्स वन फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। यस, यहाँ पर कंप्लीटली फुल प्रिपेयरनेस के बारे में बात की गई है, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई, बिकॉज यहाँ पर एक चीज बोली गई थी कि लिविंग वुड बी mere existence where they're not appreciated and enjoyment of the riches of the art, literature and science. Sorry. So there is a prepare one for the full enjoyment. अगर देखा जाए थर्ड ऑप्शन की तरफ, deals chiefly with art, literature and science, यहाँ पर सिर्फ आर्ट, लिटरेचर और साइंस को लेकर नहीं बोला गया है, बाकी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बोला गया है, लिविंग मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी बोला गया है। एंड द नेक्स्ट वन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन who does not enjoy scientific literature। अब साइंटिफिक लिटरेचर को लेके भी कोई सिंगल जो यूनिट की जो है वो स्टेटमेंट में बात नहीं गई है पैराग्राफ में, तो वी कैन नॉट टेक दिस सर। एंड द लास्ट वन इज डिसरिगार्ड्स प्रैक्टिकल नीड, यहाँ पर प्रैक्टिकल नीड्स को लेके भी बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक कंप्लीट लाइफ के एंजॉयमेंट के बारे में बात की गई है जो कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एजुकेशन बताता है। प्लीज मेक श्योर कि आपके पास की पॉइंट्स होनी चाहिए उस पैराग्राफ को हैंडल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन है, इंडिविजुअल के बारे में बात हुई है, लाइवलीहुड के बारे में बात हो चुकी है, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात हुई, एग्जिस्टेंस के बारे में एप्रिसिएशन नॉट एप्रिसिएशन वर्ड जो है यूज किया गया है, एंजॉयमेंट ऑफ द रिचेस, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। तो मेन इनका जो क्वेश्चन पार्ट था वो पूछना था कि व्हाट इज ट्रू एजुकेशन, सो इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, सो यू शुड गो फॉर दैट। कि जनरल अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो क्या करती है कि अगर द पर्सन इज एजुकेटेड, सो वो एक तरीके से अपने आप को कंप्लीट कर रहा है कि वो हर एक चीज जो है उसकी लाइफ में उस चीज को वो एंजॉय कर सकता है। बिकॉज इफ द पर्सन इज एजुकेटेड, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट अ गुड जॉब, गोइंग टू गेट अ गुड सैलरी एंड ऑल दैट, सो कंप्लीट थिंग आर गोइंग ऑन, सारी चीजें अपने अपने ऑर्डर में आनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज अ राइट आंसर, दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट आंसर, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, लेट्स हैव अ लुक। Okay, next one. Let's have a look. What paragraph says? Paragraph क्या है? Through the advertising. अब यहाँ पर देखो छोटी-छोटी चीजें, अलग-अलग एस्पेक्ट से ली गई चीजें हैं जो एग्जामिनर शो कर रहा है। Through the advertising, manufacturer exercise a high degree of control over consumers' desire. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डिजायर्स के बारे में बात हो रही है। However, the manufacturer assumes enormous risk in attempting to predict what consumer want and in producing goods in quantity and distributing them in advance of the final selection by the consumer. The paragraph supports the statement that manufacturers are. So manufacturers के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरर्स क्या बोलना चाहते हैं। एक सेकेंड, yes, so let's have a look. Let's go for the option, can eliminate the risk of overproduction by advertising। यहाँ पर ये बात नहीं कही गई, यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर फॉर्म में बोला गया है कि एक एडवर्टाइजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, देन डिग्री ऑफ कंट्रोल के बारे में। आई एम गोइंग टू गिव यू द कीवर्ड्स। देखो पैराग्राफ में कीवर्ड्स निकालिए सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी वेल, बिकॉज नहीं तो इतना तो रीड आउट करने में, ऑप्शंस को रीड आउट करने में आप टाइम लिमिट खराब कर रहे हैं ना। 20 मिनट्स में पेपर ओवर करना है आप लोगों ने। तो मैन्युफैक्चर एनॉर्मस रिस्क के बारे में बात हो रही है, प्रिडिक्ट व्हाट द कंज्यूमर वांट्स एंड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। सो फाइनल सिलेक्शन तक की बात हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सेज कंप्लीटली कंट्रोल्स बायर्स नीड्स एंड डिजायर। यू कैन नॉट कंट्रोल द कंज्यूमर नीड्स, आप ये कर नहीं सकते बिकॉज आप तो उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सो दिस ऑप्शन इज नॉट readable, taken। नेक्स्ट वन, मस्ट डिपेंड फाइनली अपॉन द कंज्यूमर फॉर द सक्सेस ऑफ देयर अंडरटेकिंग। यस, यहाँ पर यही बात की गई है बिकॉज यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात की, मीन जो कंज्यूमर बोलेगा कि यार ये चीज अच्छी है तो वो ही तो आप प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है वो सुटेबल है। लास्ट भी देखते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट गुड्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यहाँ पर डायरेक्ट गुड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं है बिकॉज एडवर्टाइजमेंट होगा, एक मिडल मैन आएगा, एक तरीके से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखा जाता है, देन इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। सो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। Can predict with great accuracy the success of product they put on market। Yes, ये बात भी नहीं बोली गई है because predict तो है, predict attempting to predict, attempt to predict बोला गया है। प्लीज ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज को predict करते हैं means
यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में बात कर रही है, जो स्टेटमेंट बोल रही है, तो प्रिडिक्ट करना वो एक्यूरेसी के साथ तो जा ही नहीं सकता। कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर का अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, क्या वो एक्यूरेट, मतलब कंज्यूमर उसको लेता है, सक्सेसफुली उसको अडैप्ट करता है, नहीं करता है, ये तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है ना, वी कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट इट। तो वो चीज जो है इसमें जो है रेडली आंसर नहीं रहेगा, सो आंसर विल बी योर थर्ड वन। अब देखो ये भी जनरल कॉन्सेप्ट है, ये देखा जाए तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी मार्केट से रिलेटेड है, तो ये एक जनरल व्यू पॉइंट जो है अगर एग्जामिनर पुट अप करता है तो यू नीड टू गो ऑन। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या इशू की गई है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, let's have a look to the next one. What the next statement says. Next statement is, it is often the case that our friends share benefits and attitudes similar to ours. Indeed, this may have been one reason for becoming friend in the first place. For example, non-smokers tend by and large to have non-smoking friends, and supporters of the same football team may have this common feature as one basic for their liking of each other. The paragraph supports the best statement that. अब यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो बहुत ही जनरल मीन्स एक जनरल व्यू पॉइंट लिया गया है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स, फ्रेंड्स, देन दे हैव जस्ट टेकन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ स्मोकर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन अ सिमिलर कंडीशन, इट्स नॉट रेडली, अगेन ये भी जो है वो बहुत ही कॉमन चीज रहेगी, कॉमन जो एक कहते हैं ना कि कॉमन किसी का व्यू पॉइंट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ है। एग्जामिनर अगर इस तरीके का डालता है तो लेट मी टेल यू, आपके लिए अगर मैं इस चीज में सजेस्ट करूं तो प्लीज हैव द रीडिंग हैबिट, बिकॉज रीडिंग हैबिट, एडिटोरियल्स पढ़िए, किसी का एडिटर का कोई आर्टिकल पढ़िए, कुछ पढ़िए, उसमें जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिए जाते हैं, या जनरल व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या किसी पोइट को आप पकड़ सकते हैं, अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। तो अगर एग्जामिनर इस तरीके का पेपर इशू करता है तो आपका जनरल व्यू पॉइंट की डिमांड इसमें ज्यादा रहेगी। अब तक इस पोर्शन में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, लाइकिंग अदर्स इन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ये भी पूछा नहीं गया। एडवर्सिटी ब्रिंग्स द पीपल ऑफ डिफरेंट व्यूज टुगेदर, ऐसा भी नहीं बोला गया है। पीपल ऑलवेज ट्राई टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, ऐसा नहीं है। एंड बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, तो यहाँ पर बात बर्ड्स के मतलब एक तरीके से ईडियम फॉर्म में बोला गया है, बिकॉज यहाँ पर ये बात बोली गई है कि फ्रेंड्स शेयर बिलीव्स एंड एटीट्यूड सिमिलर टू आवर्स, indeed this may have been one reason for becoming friends in the first place। और यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि like a football team may have their common feature as one of the basic for the liking of each other, so it's an idiom form में लिया गया है कि birds of a feather flock together means birds of the different one but they are in a collectively, उनको flock जो है वो बोला जाता है, collective noun है ये। तो इसमें इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड है, ह्यूमन बीइंग का जो बिलीफ है, उसका एटीट्यूड है वो लिया गया, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। Okay, next one. Honest people is in one nation find it difficult to understand the viewpoint of honest people in another. Very simple line, कोई difficult नहीं। वैसे अभी भी आपने देखा है कि स्टेटमेंट जो है बहुत ही सिंपल ऑर्डर में, मीन्स एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, कोई इडियम्स का यूज नहीं किया गया, कोई फ्रेजेस का फॉर्म यूज नहीं किया, कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं यूज की गई है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स इशू की गई हैं। फॉरेन मिनिस्ट्रीज एंड देयर मिनिस्टर्स एग्जिस्ट for the purpose of explaining the viewpoint of one nation in term understood by ministries of another. Some of their more important work lies in this direction. The paragraph supports the best. पैराग्राफ क्या कहता है? अगेन अ वेरी व्यू कंसिडर पॉइंट लिया गया है। पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन मे नॉट कंसिडर मैटर इन द सेम लाइट। एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात की गई है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, इट इज यूजली फॉर मेनी पीपल टू शेयर सिमिलर आइडियाज, इट्स नॉट यूजुअल, नॉट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। सस्पिशियस प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेशन, मींस एनी सॉर्ट ऑफ अगर डाउट आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है। द चीफ वर्क ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री इज टू गाइड रिलेशन बिटवीन नेशंस यूनाइटेड बाय कॉमन कॉज, नॉट एग्जैक्टली इट इज बीइंग टॉक्ड। इस तरीके से बात नहीं गई है। द पीपल ऑफ वन नेशन must sympathize with the viewpoint of other people of the other nation। ऐसा क्यों? Because we cannot go for that। हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, एक कंट्री के लोगों के व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं दूसरी कंट्री से, so it's not like that। So right option is
पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन में नॉट कंसिडर मैटर इन द सेम लाइट। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, जरूरी नहीं कि जैसे उन्होंने दूसरी कंट्री के लोग सोचते हैं उसी तरीके से हम उस चीज को भी इस चीज को कंसिडर करें। सो दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन दैट नीड टू बी टेकन ओवर हियर। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका जो नेक्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव अ लुक। अब इन्होंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए थे, अब आपके पास आता है आपका कंप्लीट आरसी। यस, आरसी इज बीइंग गिवन हियर to you, so this is very important। ऐसा रहेगा आपको आरसी में। अब you have given the RC means एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, एक पूरा जो टॉपिक है वो इशू किया गया है, इसके साथ उन्होंने आपको जो है ऑप्शन भी दी गई है। लेट्स गो फॉर द ऑप्शन, बिकॉज मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है तो यू कैन नॉट गो फॉर द रीडिंग ऑफ द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज इट विल टेक टाइम, और आपको जो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है दैट इज ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो वी हैव टू गो फॉर। अब पैराग्राफ में ये हम कर सकते हैं कि हाँ, हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है वर्ड सीक्रेट ऑफ लॉन्गिविटी दिया गया है, इम्पेरिशेबिलिटी के बारे में बात किया है, इंडियन कल्चर के बारे में बात किया गया है, नेशंस के बारे में, बेबीलोन, ग्रीस, रोम के बारे में बात किया है, पर्शिया के बारे में बात किया गया है। देन यहाँ पर क्या कहते हैं सेल्फ रीनिंग के बारे में बात किया गया है, फेथ ऑफ हिंदुइज्म के बारे में बात किया गया है, ग्रोइंग, चेंजिंग, डेवलपिंग। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हम जो है इजिली जो है अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है वो हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रहेगा, बिकॉज इतना सारा पढ़ लेना और फिर बाद में करना, तो बेटर है गो फॉर द क्वेश्चन देन ऑप्शन देन गो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया होगा फर्स्ट इनिशियल स्टार्टअप ऑफ द पैराग्राफ में अवेलेबल मिल जाएगा। Okay. In what respect is India implied to be superior to all other nations and empires? अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जनरल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पैराग्राफ दे दिया गया है आपको, लेकिन जनरल आंसर भी तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट इज इंडिया implied to be superior to all the nations and empires? डेमोक्रेटिक, we do have some sort of democratic problems, so वैसे ही चलती रहती हैं। टेरिटोरियल, from one region to other, one territory to other, cultural development, architect के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से देखा जाए तो वी बीइंग एन इंडियन, हमें बेसिकली किस चीज से जो है वो ज्यादा पहचाना जाता है, या हम ज्यादा किस चीज के लिए अपना जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या कुछ रखते हैं, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट इज योर कल्चरल डेवलपमेंट, बिकॉज वी आर बिलीविंग इन यूनिटी इन का डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा कहां से शो होती है, दैट इज फ्रॉम द कल्चरल पार्ट। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट का आंसर था, इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट भी देखिए जनरल है, which of the following combination of the periods of Indian culture is incorrect as mentioned in the paragraph? यहाँ पर अगर पैराग्राफ में इन्होंने कुछ कल्चर्स के बारे में बताया है तो इन्होंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया है द पुराण, द महाभारत, द मेडिवल। अब इसके लिए तो थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज होनी आई थिंक जरूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहते हैं इनकरेक्ट, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन, मींस इन्होंने क्वेश्चन जो बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पीरियड्स ऑफ इंडियन कल्चर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताया गया है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, द पुराण्स, द रामायण एंड द महाभारत, मींस एक इनकरेक्ट ऑर्डर जो है वो शो किया गया है। That is your number 4th option. So for this question I can say you need to have some sort of little bit of your history knowledge. History की knowledge होगी तो बहुत easily इस चीज को, इस वाले क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे। The thing is examiner is somehow just making that students कि उनको एक आउटर एस्पेक्ट की नॉलेज कितनी है। इंग्लिश का पेपर जरूर है बट वो एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर इस तरीके से डाल सकता है। So that is very much important and very much required also. Okay. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। यस, okay, next question say what changes had the spirit of Indian culture undergo during the long period of history right from the Vedic age down to the present time, right? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री कल्चर के बारे में जो है वो बात की गई है। पैराग्राफ आरसी थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम खुद ही डाल रहे हैं। तो होता है कभी कभी कि इस तरीके से अगर एग्जामिनर पैराग्राफ देता है तो यू नीड टू बी वेरी मच अटेंटिव। दैट मीन्स स्टूडेंट नीड टू हैव more knowledge about the surroundings, other subjects apart from English,
ग्रामर पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट वेरिएशंस पता होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको रखनी है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, the change has the spirit of Indian culture undergo during the long period of history, right from Vedic age down to the present time. Very rightly, history question. इसका आंसर है the spirit of Indian culture has remained unchanged from the ancient times down to the present. So your right option is your दैट इज योर सेकेंड वन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, बिकॉज इसी के बारे में थोड़ा सा कोरिलेट आप पैराग्राफ में से कर सकते हैं, आपको इन बिटवीन ऑफ द मिडल ऑफ द पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, बट द बेसिक चूजन पार्ट जो है वो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ऑफ योर हिस्ट्री पार्ट जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर रहेगा तो ये वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन, चूज द वर्ड विच इज फेमिलियर टू द वर्ड। यस, यहाँ पर आप फेमिलियर फेमिलियर नहीं सिमिलियर बोला है टू द वर्ड इज परपेचुएटिंग, ठीक है, परपीक्यूएटिंग, ठीक है, दैट इज अ बेसिक वर्ड बीन सेड। तो यहाँ पर इसका वर्ड जो है आपके पैराग्राफ में क्या इशू किया जा रहा है, जो कि इसका मीनिंग निकलता है कॉन्टिन्यू, मीन्स किसी चीज को कॉन्टिन्यू करना, परचुएट करना। परचुएट करने का मतलब होता है किसी भी पार्ट को जो है कॉन्टिन्यू ऑर्डर में डालते हो, वहां पर उसका एप्रिशिएट नहीं किया गया है। एप्रिशिएट करना, किसी को एप्रिशिएट करना, किसी को किसी चीज का गेन प्रोवाइड करना, या किसी ने कुछ किया है एप्रिशिएट फॉलो करवाना, नॉट एग्जैक्टली। इंजॉइंग वर्ड बिल्कुल नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है इंजॉइंग वर्ड कहीं से भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है। ओके, लैंग्वेजिंग, यस, लैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है, फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस, फीबल, वीक, मीन्स आप चाहते हो कि ग्रो करना बट इट इज नॉट बीन पॉसिबल, तो नॉट बीन हैपनिंग लाइक दैट। और कंफर्मिंग किसी चीज को कंफर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर परचुएटिंग का जो मीनिंग निकल रहा है वो एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज अ सिमिलर मीन्स सिनोनिम, दैट इज योर कॉन्टिन्यू, और इसका जो एंटोनियम अगर होगा तो दैट विल बी योर डिसकॉन्टिन्यू, ठीक है। सो ये इन्होंने पैराग्राफ से रिलेटेड क्या पूछ लिया है, आपको वोकैबुलरी ऑर्डर पूछा है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्लीज हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, next is which of the following statement is not true in the context of the passage, not true। प्लीज क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इस केस में ये चीजें जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगर तो सीधा बोल दिया ट्रू है मींस ट्रू है, नॉट ट्रू का मतलब है वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। माइटी एंड क्रूअल हैंड ऑफ टाइम स्पेयर्स none, yeah, Assyrian was a great empire and nation. The culture of the Vedic ages and the ages of is different in form. Yeah, Hindu religion is growing and changing. Yeah, Indian culture is transit and imperil. Yes, exactly. This is false statement. ये भी general concept के according जो है statement जाएगी कि Indian culture is transit and imperil. Means Indian culture जो है वो एक तरीके से unwantedly बहुत ज्यादा जो है वो open नहीं है, बहुत ज्यादा problem create कर रहा है. Means they are just giving a negative part of the Indian culture, जो कि false, right? So this will be your statement. Next one, let's go for the next question part. Next question part जो है वो fill in the blanks में है from the passage itself, ठीक है। Dash could not last more than the footprints of a camel on the shifting sand of the desert. What does this expression as used in the passage means? इन्होंने एक आपको idiom के फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने आपको इस तरीके से एक्सप्रेशंस का जो है मीनिंगफुल जो है वो डिमांड किया है। It lost itself in desert, the first one. It was transient, ठीक है, या it lacked solidity, या it was limited only to the desert area, या it lacked cohesions, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ में जो बात की गई है दैट इज इट वाज ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पररी या शॉर्ट लिव, बिकॉज यहाँ पर फुटप्रिंट्स ऑफ कैमल के बारे में बात किया गया है। किसी के भी फुटप्रिंट्स के बारे में बात करें तो वो एक टेम्पररी होता है। मींस अगर आप एक बार फुटप्रिंट बना के चलते हो तो उसके बाद अगर आपके बाद कोई और आता है तो वो अपने फुटप्रिंट जो है वो इम्प्रिंट करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स इट वॉज ट्रांजिट, दैट वॉज योर टेम्पररी और शॉर्ट लिव। दैट इज द राइट आंसर ऑफ योर दिस स्टेटमेंट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज बीइंग डिमांडेड। ओके, अभी तक हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Yes, which is the characteristics quality of the basic principle of Indian culture? Very general concept पूछा है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इस वाले आपको मॉक पेपर में जो पेपर में अगर इस तरीके का मॉक पेपर आता है
तो बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट रहेगा और आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म, कहीं पर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दे आर स्टैटिक, they derive their strength from the genius of the people, they believe in purity of the Indian culture, they can be adapted to almost any environment, या they project that glimpse of the Asian civilization। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में बात की गई है। सो लेट मी टेल यू, इंडियन कल्चर जो है वो क्या है, they can be adapted to almost any environment, we know that, this is a general one, so general understanding everyone can have it, and इसके अकॉर्डिंग आंसर बहुत इजीली आप दे सकते हैं। Next one, what according to the author has always characterized the Hindu religion? हिंदू रिलीजन को किस अकॉर्डिंग जो है वो लिया गया है, स्पिरिचुअल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मींस मेकिंग द पीपल टू थिंक, इसके अकॉर्डिंग, या प्रोएक्टिव एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, ठीक है, प्रोएक्टिव मींस दैट नीड्स टू बी वेरी मच इफेक्टिव एंड ऑल दैट, या डायनामिक और ग्रोथ के अकॉर्डिंग लिया गया है, मोरालिटी या स्टेग्नेशन के, या कलेक्टिव विजडम और डेमोक्रेसी के बारे में। अगर हम बात करें मोरालिटी और स्टेग्नेशन, मोरालिटी का मतलब होता है राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस डालना, स्टेग्नेशन का मतलब है दैट थिंग इज नॉट फ्लोइंग, नॉट मूविंग, राइट, और डायनेमिक एंड ग्रोथ, यस, राइट आंसर विल बी डायनेमिक एंड ग्रोथ। व्हाई? द रीजन इज कि हमें पता है कि जो आपका हमारा जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन हमें क्या बताता है, डायनेमिक चेंजेस के बारे में बताता है, ऑनगोइंग चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, एंड मोर ओवर इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो हिंदुइज्म का जो एक अकॉर्डिंग टू द ऑथर बोला गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज गिवन मेन पार्ट टू द हिंदू रिलीजन। सो इन्होंने यहाँ पर डायनेमिज्म के बारे में बताया है और उनके ग्रोथ पीरियड के बारे में एक्सप्लेन किया है। सो थर्ड वन इज योर राइट ऑप्शन टू दिस स्टेट। अभी तक आप चीज देख सकते हैं कि अभी तक जो भी स्टेटमेंट जा रही है वो पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग जा रही है, मींस आरसी के ऊपर जा रहा है, सब कुछ आरसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। टेकिंग द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट। Yes, choose the following word is the most opposite in the word last used in a paragraph. So opposite means एंटोनियम पूछा गया है और एंटोनियम का मतलब है कि जो आपको लास्ट वर्ड दिया गया है, लास्ट वर्ड का मतलब आई होप यू आर नोइंग इट, ग्रो नहीं होता है, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होता है, फोर्स का मतलब अनवांटेडली फोर्स करना, रिस्पॉन्ड का मतलब किसी को रिप्लाई करना, और एंड का मतलब होता है लास्ट। तो बहुत ही सिंपल है, नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत सिंपल पूछा गया है। नेक्स्ट वन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जेबी पार्ट, जो स्टेटमेंट पैराग्राफ में नाम गिवन था, इज द सीक्रेट ऑफ लॉन्गिविटी एंड इम्पेरिशेबिलिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। ठीक है, सो इसका जो स्टेटमेंट का आंसर है दैट इज इट हैज इट्स ओरिजिन इन द रिमोट पास्ट। यस वी डू हैव, बट अकॉर्डिंग टू द जेबी पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। इट स्टेम्स फ्रॉम द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ द sages, sorry. It is founded on religion, it is founded on universal moral values, yeah, it is self-perpetuating and self-renewing. Yes, perpetuating का मीनिंग हमने पढ़ा था, that is continuing. Yes, तो यहाँ पर भी यही बात की गई, it is self-perpetuating and self-renewing means एक continue process है और continue dynamic process है। अब देखो इसका आंसर जो है आपको बाकी के जो आपने आंसर्स दिए हैं उनसे रिलेट करके मिल सकता है, बिकॉज हमने इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूइंग पढ़ा है, देन डायनेमिक पढ़ा है, ऑनगोइंग पढ़ा है, तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेट्स मूव ऑन टू दैट वन। ओके, फ्रॉम 96 to 100 क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट रहेगा आपके इसका मॉक पेपर का। लेट्स गो फॉर दिस। नाउ दिस इज अ क्लोज टेस्ट। अब आपने इस पेपर में एक चीज नोट की होगी कि आप लोगों को इसमें एरर डिटेक्शन नहीं आया है, या आप लोगों को इंप्रूवमेंट स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया, ग्रामेटिकली नहीं आया, मींस ग्रामर रिलेटेड नहीं पूछा है इन्होंने रीअरेंजमेंट पूछा, आरसी पूछा है, पैराग्राफ्स पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, वो भी वोकैबुलरी बेस्ड। और अब आपका ये है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज अ मिंगल ऑफ योर ग्रामर, योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर वोकैबुलरी। सो 3 सेट्स में रहता है। लेट्स हैव अ लुक क्या रहेगा। एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। So there are the blanks, each of the which has been numbered. These numbers are imprinted below the passage and against each other 5 words are suggested. Means you are given 5 options, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word in each blank. So very simple. Let's have a look. In past it was thought learning knowledge took place in schools and for some also further in some also in further education. Then it was a matter of. So let's have a look at the option. Fostering मतलब किसी को कॉपी करना, या प्रोजेक्ट करना,
या एक्वायर करना, मैनिपुलेट करना या क्युमुलेट करना। अक्युमुलेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बात की गई है। तो प्रैक्टिकल स्किल्स जनरल वे में बोल सकते हैं कि उस चीज को एक्वायर किया जाता है, एक्वायरिंग वर्ड आएगा। स्किल एट वर्क एट द बिगिनिंग ऑफ अ करियर एंड विद अ बिट ऑफ लक दैट, नेक्स्ट ऑप्शन फॉर, यहां पर ग्रामर आ चुका है, फॉर, वॉज, फ्रॉम, विद, में। सो दैट सॉरी लक वॉज इट, ठीक है, विद अ बिट ऑफ लक दैट वॉज इट, मीन्स यहां पर वॉज एक पास्ट टेंस के बारे में बात की गई है, तो यहां पर वॉज राइट रहेगा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? ग्लोबल कॉम्पिटिशन इज रिप्लेसिंग, रिलेटिंग, रोटेटिंग, रेगुलेटिंग या रिड्यूसिंग। रिप्लेसिंग नहीं बात बोली जाएगी बिकॉज ग्लोबल कंपटीशन के बारे में बात हुई। रिलेटिंग भी नहीं रहेगा, किसी को रिलेट नहीं कर रहा। रोटेट नहीं हो रहा, इट्स नॉट अ रोटेट, रोटेट तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं जाएगा। री रेगुलेटिंग भी नहीं जा रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग, बिकॉज आगे जाके स्टेटमेंट ये बोलता है द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड द नॉलेज। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर जो ऑप्शन है जो यूज किया, द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड द नॉलेज, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है दैट इज ग्लोबल कंपटीशन का जो प्रोसेस है उसको क्या किया गया है, रिड्यूसिंग जो है उसमें डाला गया है, ठीक है, दैट इज रिड्यूसिंग द शेल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट स्किल्स दैट लाई, या प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है किसी चीज को प्रोसेस करना। एग्जिट करना या एग्जिबिट या बनाना किसी चीज को। मैनिफेस्ट करना, चेंजेस लाना या एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर स्किल्स दैट लाई बिहाइंड देम, यस, लाई बिहाइंड का मतलब, लाई का मतलब झूठ नहीं बोला गया है, लाई का मतलब है वो चीजें जो है वो पीछे छूट चुकी हैं। सो दैट विल बी द राइट वर्ड ओवर हियर। द पेस ऑफ चेंज कैन बी डैश, एनालिटिकल, ऑब्जर्विंग, इंटरेस्टिंग, फ्राइटनिंग और वैल्यूएबल। द पेस ऑफ मीन जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक तरीके से डराने वाले जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज फ्राइटनिंग, राइट? तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। इस तरीके से क्लोज टेस्ट आपको पेपर में आया है, और क्लोज टेस्ट में आपको जो स्टेटमेंट्स इशू की गई है वो 96 to 100 है, हार्डली 4 स्टेटमेंट्स, राइट? तो अगर इस तरीके से पेपर आएगा तो लेट मी टेल यू, जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल आर्टिकल पढ़ना, ये एक रीडिंग हैबिट या वोकैबुलरी की इंफॉर्मेशन रखना, दैट इज मस्ट। सो इस तरीके का पेपर आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो दिस वाज योर मॉक पेपर 2। ये रहा मेरे आपके साथ डिस्कशन पार्ट। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न था, इनिशियली पैटर्न क्या था बच्चे कि उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में दिया था और बहुत अच्छे से ग्रामेटिकल एक्सरसाइज दी थी। ये आपका सेकंड पैटर्न है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बाद में दिया गया है, आपको स्टेटमेंट्स इशू की गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है, रीअरेंजमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो यू कैन हैंडल योर पेपर इन दिस वे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मॉक पेपर जो है मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छा से समझ आएगा, एंड वी कैन गो फॉर ऑनगोइंग discussion of our other mock papers. So thank you so much. Thank you.